Hello everyone. So with this video we are going to wind up with our polity. Okay. This is going to be the last video of polity in which we are going to complete all the questions that were left from your CSC and CDS. Okay. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, अगर 1 घंटे से एक्सीड कर गया तो ये मैं 2 पार्ट्स में आज ही डाल दूंगी, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स भी हम क्या करेंगे, आज से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज पेपर वाइज। ओके ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज अटॉर्नी जनरल। सो अटॉर्नी जनरल जो है आपके, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आते हैं ये। ही टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, बी अ मेंबर ऑफ अ कमेटी ऑफ लोकसभा, स्पीक इन लोकसभा एंड वोट इन लोकसभा। देखिए अटॉर्नी जनरल जो रहता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहता है एंड ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होते, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। एंड वो लोकसभा की हर एक प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, वो मेंबर भी रह सकते हैं कमेटी के, और वो ही कैन ऑल्सो स्पीक इन लोकसभा बट ही कांट वोट इन लोकसभा। वो वोट नहीं कर सकते, बाकी वो कोई भी कोर्ट में जा सकते हैं या लोकसभा में प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बट ही कांट वोट। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। एक बार मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करा ही देती हूँ, ठीक है। एक ओवर व्यू ले लेते हैं इसका। तो पहले हमारे पास है इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर आर्टिकल 324। 6 साल इनका रहता है, 65 ईयर्स तक ये कंटिन्यू करते हैं। अगर ये रिटायरमेंट हो जाती है अगर इनकी, तो क्या होता है, फर्दर एम्प्लॉय किए जा सकते हैं एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही इज़ रिमूव्ड सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज। फिर अगर आप देखोगे, ये यूपीएससी का मैंने आपको बताया भी था, 315 एंड 23। तो 6 साल 65 ईयर्स, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, कॉम्पोजिशन, सब चीज़ प्रेसिडेंट देखेंगे। कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं होता यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर के लिए, बट एक क्वालिफिकेशन ऐसे लिया हुआ है कि 1/2 एक्सेप्ट एक क्वालिफिकेशन है ये वाली, कि जो हाफ मेंबर है वो एटलीस्ट 10 साल के लिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया होना चाहिए। एंड चेयरमैन जो होता है वो आगे फर्दर रीअपॉइंट नहीं हो सकता। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं, बट आगे चेयरमैन की फर्दर रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है। सेम ऑफ एसपीएससी भी देख लीजिए। नेक्स्ट इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आता है अंडर आर्टिकल 280 एंड इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। एंड हर 5 साल के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट कराया जाता है। इसमें कौन कौन होते हैं, एक तो चेयरमैन होता है और 4 बाकी के मेंबर्स होते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। फिर आता है जीएसटी काउंसिल है, 101 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था। आर्टिकल 279 ने एम्पावर किया था प्रेसिडेंट को कि क्या कर सकते हो, जीएसटी काउंसिल बन सकता है। इसका कॉम्पोजिशन अगर देखें तो चेयरपर्सन कौन होता है जीएसटी काउंसिल का, फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर ऑफ चार्ज इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन एंड नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कोरम कितना रहता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि बहुत बार पूछता है। देखिए जीएसटी में काउंसिल में अगर आप देखोगे तो मीटिंग तभी होगी या फिर आगे फर्दर डिसीजन लिया जाएगा अगर कोरम क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो उसकी जो मेजॉरिटी होगी दैट वुड बी 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए। एंड जो वोट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 1/3 होगा। एंड वोट ऑफ स्टेट, जितनी भी सारी की सारी स्टेट है उनका वोट कितना होगा, 2/3 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। वाइस चेयरपर्सन को अपने में से किया जाता है, ठीक है। अब आता है नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस। सो जो 338 है सिंपल है, तो उसमें आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट के शेड्यूल कास्ट का जो नेशनल कमीशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। सो कॉम्पोजिशन क्या होता है, एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और बाकी के 3 मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट आप देख सकते हो, वो सब कुछ कौन देखता है, प्रेसिडेंट देखता है। ओके पहले ये कंबाइन ही था, एनसीएससी एंड एनसीएसटी कंबाइन था, बाद में इसको बाइफरकेट कर दिया। देन अंडर आर्टिकल 338 आपका एनसीएसटी है, एक विमेन होना चाहिए ज़रूरी। फिर एनसीबीसी है, ये सेटअप हुई थी मंडल कमीशन ने बोला था। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया इसको, 102 अमेंडमेंट एक्ट ने दिया। सेम है इसका जैसा उसका है शेड्यूल कास्ट का है। देन 342A जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस होती हैं इन वेरियस स्टेट्स एंड यूटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद होता है स्पेशल ऑफिसर होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, जो कौन आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर आता है। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। अब आता है कैग,
कैग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैग कम्स अंडर आर्टिकल 148 और जो ड्यूटीज होती है कैग की वो 149 में है. अपॉइंटमेंट ओथ वगैरह कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेता है. टेन्योर है 6 साल और 65 ईयर्स. इसके पास कौन कौन सा काम होता है कि एक होता है लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट. इसके पास दो टाइप के ऑडिट होते हैं. एक तो ऑब्लिगेटरी है कि करना ही करना, एक होता है डिस्क्रिशनरी पे. सो प्रॉपर्टी जो ऑडिट है वो डिस्क्रिशनरी होता है, बाकी जो ऑडिट वगैरह लीगल रेगुलेटरी ऑडिट है वो ऑब्लिगेटरी होता है. ये आर्टिकल 150 में वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को. 151 में वो सबमिट करता है एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट. और कैग के पास, कैग को 3 रिपोर्ट्स देना पड़ती है, एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे. अब आता है अटॉर्नी जनरल. अटॉर्नी जनरल जो अभी हम पढ़ रहे थे दैट इज कम्स अंडर आर्टिकल 76 एंड ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री. क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अपॉइंट होना चाहिए बाय प्रेसिडेंट एंड ही शुड बी द जज. ओके, या फिर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल तक. सॉलिसिटर जनरल, इसके अंदर ही आपके आते हैं बाकी के जो होते हैं सॉलिसिटर जनरल या अदर लॉ ऑफिसर्स होते हैं. ये होते तो हैं लॉ ऑफिसर्स, बट जैसे अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, सॉलिसिटर जनरल मेंशन नहीं किया गया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है वो. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन. ठीक है, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल के लिए. टर्म नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एजी का जो टर्म है दैट इज नॉट फिक्स एंड एज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, एडवोकेट जनरल आता है, ये स्टेट लेवल पे आता है 165 कि स्टेट लेवल पे जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ये अपॉइंट भी गवर्नर करेगा, रिमूव भी गवर्नर करेगा. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और क्वालिफिकेशन कैसा है? एज अ क्वालिफाई होना चाहिए एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट और जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स. ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे. ओके, अब आता है पैसा एक्ट पे. देखिए 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें 73rd में पंचायत के लिए बोला, उनको पावर्स देने के लिए बोला. 3 tier सिस्टम है. आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, देन उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, फिर म्यूनसिपैलिटी में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी होनी चाहिए. तो वो 74 में था म्यूनसिपैलिटी को लेके. बट कुछ स्टेट्स थी क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज हैं तो उनकी पावर ना चली जाए, उनकी राइट्स ना चली जाए उनकी, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं वो ये जो एक्ट के प्रोविजंस हैं वो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लग सकते हैं, ऐसे नहीं लगेंगे. उसके लिए उन्होंने क्या किया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट लाया गया जिसमें ये प्रोविजंस एक्सटेंड किए गए. इनमें इसमें बोला है कि इसमें से कौन सा है जो इसके ऑब्जेक्टिव नहीं थे. एक तो है प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, बिल्कुल सही है कि उनको सेल्फ गवर्नेंस दी जाएगी. दूसरा है रिकग्नाइज किया जाएगा उनकी ट्रेडिशनल राइट, ये भी सही है. ऑटोनॉमस रीजन बनाए जाएंगे एंड फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये भी सही है कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये ध्यान रखा जाए. बट ऑटोनॉमस रीजन नहीं बना सकते आप. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक अलग सा रीजन बना दोगे, उनको ऑटोनॉमी दे दोगे कि जाओ जो कुछ करना तुम कर सकते हो, है ना, वैसा नहीं बन सकता. सो आंसर इज ऑल्दो ये डिमांड होता है बट दिस इज नॉट करेक्ट. अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब अगर आप देखोगे ये जो एक्ट है, उन्होंने बोला दैट हु शैल बी द अथॉरिटी, किसके पास अथॉरिटी है कि वो इनिशिएट कर सकता है प्रोसेस ये डिटर्मिन करने के लिए कि एक इंडिविजुअल है या कम्युनिटी उसके पास कितनी फॉरेस्ट राइट है. ये किसके पास होता है? ग्राम सभा. क्यों? क्योंकि अगर आप ट्राइबल उसमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा पावर या सबसे ज़्यादा एम्पावर किसको किया गया है? ग्राम सभा को ही किया गया है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर गवर्नेंस चलाना है आपको कंट्री का गवर्नेंस के लिए क्या ज़रूरी है? ऑब्वियसली DPSP. ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज उसने बोला इसमें से कौन से फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं पंचायती राज. क्यों बना पंचायती राज? एक तो लोगों का पार्टिसिपेशन बन सके. क्यों? क्योंकि ग्राम सभा है ना, तो लोग भी आएंगे, बोलेंगे, बताएंगे, ये सही है. पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, जी नहीं, इसमें अकाउंटेबिलिटी का कोई सीन नहीं है आपका. डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, बिल्कुल हुआ, बिकॉज देर इज अ डेवोल्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम स्टेट टू लोकल लेवल पे. एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन का भी कोई रोल नहीं है. सो आंसर इज 1 and 3. कुछ भी चीज़ अगर मेरे को समझाने वाली लगी हो तो समझाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको ये वाले टॉपिक्स करा दिए हैं बीच बीच में. ठीक है, तो उनको रिपीट नहीं करूँगी मैं. ग्राम न्यायालय जो एक्ट था उसमें क्या था, उसने बोला ये जो एक्ट है वो सिर्फ सिविल केसेस देखता है. जी नहीं, ये क्रिमिनल केसेस को भी लेगा. सो आंसर इज, ये भी वैसे भी ऐसा स्टेटमेंट गलत ही है, पढ़ के ही लगता गलत है. एंड एक्ट अलाउ करता है जो भी लोकल सोशल एक्टिविस्ट होते हैं कि एज अ मीडिएटर यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ वेरी जनरल स्टेटमेंट है ना, तो इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी तो ना के बराबर ही लगती है. सो आंसर क्या है आपका 2. चलिए नेक्स्ट इज मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत. देखिए जो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब की गई है दैट इज 21 ईयर्स, नॉट 25 ईयर्स. ठीक है, एंड अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर. फॉर एग्जाम्पल एक पंचायत है, अब वो 5 ईयर्स के बाद ही
उसका क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। बट मान लीजिए अगर वो 4 साल में ही डिसॉल्व हो जाती है तो पीछे रिमाइंडर ईयर कितना बच गया, 1 ईयर बच गया। तो जो नई यहाँ पे पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट होगी वो रिमाइंडर पीरियड के लिए रहेगी, मतलब वो 1 साल के लिए ही अपना काम करेगी या फिर 1 साल तक ही रहेगी। जब ये पूरा हो जाएगा, लाइक पूरा कंप्लीट 5 साल हो जाएंगे, उसके बाद फिर से इलेक्शंस होगी और पंचायत का इलेक्शन होगा। सो आंसर इज 2। सो प्री मेच्योर डिसोल्यूशन होता है वो कंटिन्यू करेगा ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शन कमीशन। अभी मैंने आपको बताया अंडर आर्टिकल 324 में आपका इलेक्शन कमीशन है। तो 5 मेंबर बॉडी अभी एट प्रेजेंट क्या है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, बट अभी क्या लिया गया है कि एक आपका चीफ इलेक्शन कमीशन होगा एंड 2 आपके क्या होंगे, इलेक्शन कमीशन होंगे, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। बाकी उसने बोला जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है वो डिसाइड करती है इलेक्शन शेड्यूल ऑफ इलेक्शन और एंड बाई इलेक्शन। देखिए होम मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं होता इलेक्शंस के साथ, ये कौन देखता है, ये आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही देखेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। उसने बोला इलेक्शन कमीशन क्या करता है, रिलेटिंग टू स्प्लिट्स एंड मर्जर्स देखता है, बिल्कुल सही, जो भी डिस्प्यूट्स रिलेटेड होते हैं ये देखता है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही होंगे। डिसोल्यूशन ऑफ, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व ही हो सकता है, वो सस्पेंड भी हो सकती है। सो दिस इज करेक्ट। उसने बोला है रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जी हाँ, तो ये होगा ही होगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमूव होता ही है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। उसने बोला नॉट नेसेसरली, तो ये तो होगा ही होगा। एंड नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, एंड ज़रूरी नहीं है आपका कि लोकल बॉडीज डिसॉल्व ही हो। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 एंड 3। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म पे है, हमारा कौन सा जो इंडियन फेडरलिज्म है वो इनमें से कौन सा है जो फीचर नहीं है। क्या हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बिल्कुल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना काम देखती है, हाई कोर्ट अपना काम देखती है, उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है जब तक ज़रूरत ना पड़े। सो ठीक है। क्या क्लियर डिवाइड ऑफ पावर है कि सेंटर की ये पावर है, स्टेट की ये पावर है, बिल्कुल सही है, अगर आप सेंटर स्टेट लिस्ट देखो तो है। फेडरेटिंग यूनिट जो है हैव बीन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये भी है हमारे इसमें, किसी को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, किसी को कम रिप्रेजेंटेशन है। लास्ट इज इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट, देखिए ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है स्टेट्स के बीच में कि हम साथ आएंगे या ये काम करेंगे वो, तो ऐसा कुछ अग्रीमेंट नहीं है, उनको साथ में आना ही था। जैसे यूएसए का अग्रीमेंट है तो उनकी राइट है, वो ससीड हो सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, सो इसमें अगर हम देखेंगे फर्स्ट डेमोक्रेटली इलेक्टेड जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी फॉर्म्ड इन अ स्टेट, तो पहली जो डेमोक्रेटली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कब बनी थी, ये बनी थी आपकी 1957 में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी ये, जो केरला में हुई थी, केरला की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पहली जनरल इलेक्शन हुई थी वहाँ पे हुई थी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने कितनी सीट्स जीती थी, 60 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 126। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल पूछा है तो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। हाँ, तो आरबीआई ने क्या कर दिया, 60% इसके स्टेक ले लिए थे और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया था। इट वॉज इन 1955 में हुआ था। एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था इन 1953। और गोवा इंडिपेंडेंट स्टेट कब बनी थी, इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट कब बनी थी, इन 1961। आंसर इज 3214। नेक्स्ट है अपने पास ओके, राइट टू एजुकेशन। उसने बोला एज पर राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, जो एलिजिबल है टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर, अगर आपको स्टेट में टीचर बनना है तो आपको आपकी जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो किसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, स्टेट काउंसिल ऑफ, स्टेट नहीं होते हैं वो नेशनल काउंसिल ही है, नॉट स्टेट काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट इज एज पर RTE एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस, तो 1 तो गलत हो गया। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास, तो उनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस, इसके अकॉर्डिंगली, तो ये भी सही है। तो अगर आप ये दोनों देखते हैं, आप देखते कि यार ये स्टेट बोल रहा है ये नेशनल बोल रहा है, तो कुछ दोनों में मैच नहीं खा रहा है। तो वैसे भी अगर इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट में टीचर है तो स्टेट अपने लॉज बनाएंगे उससे रिलेटेड, ऐसा नहीं है। सो आंसर क्या आ जाएगा, 2 ओनली। बाकी उसने बोला 90% ऑफ द टीचर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। देखिए 90% से भी ज़्यादा टीचर जो है वो आपके प्राइवेट में आते हैं, ठीक है, प्राइवेट टीचर्स हैं। हर जगह प्राइवेट ही दिखता है ना आपको, गवर्नमेंट थोड़ा ना दिखता है। सो आंसर क्या आ जाएगा, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ओके, वन कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन जो गांधीज्म था और मार्क्सिज्म था, उसमें एक कॉमन अग्रीमेंट क्या था कि हमारा जो गोल है दैट इज द स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, अच्छा ब्यूरोक्रेसी होती है जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो अप्रोप्रिएट उसका काम क्या होता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्कोप वाइडन करना, या फिर फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना, या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखना, या फिर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। ऑब्वियसली पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे हम। ओके, इन इंडिया देर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट। देखिए ये वाला कैंसिल ही कर दिया था उसने, तो इस पे नहीं जाएंगे अभी हम। यूपीएससी ने इसको कैंसिल ही कर दिया था इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट व्हेन मेक्स आउट पैरोल कांट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स। देखिए जो पैरोल होता है, एक होता है पैरोल, एक होता है फरलो, तो दोनों दिए जाते हैं। मतलब एक स्पेशल केसेस में क्या किया जाता है, आपको जेल से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब पैरोल जो होता है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट। ऐसा नहीं है कि आप मैटर ऑफ राइट की ये मेरी राइट है आप मेरे को बाहर निकालो, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स होते हैं। पैरोल रूल्स बिल्कुल सही है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स होते हैं। अब हम एक बार देख रहे थे व्हाट इज पैरोल। एंड जो पैरोल होती है ना, वो शॉर्ट टर्म डिटेंशन, अगर आपको कम समय के लिए डिटेन किया गया है तो उसके लिए ग्रांट की जाती है। एंड ये मैक्सिमम आपको एक मंथ की बेल पे छोड़ा जाता है। ये डिविजनल कमिश्नर जो होता है वो ग्रांट करता है। और इसके लिए ना कोई स्पेसिफिक ग्राउंड होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए कि आपको रिलीफ क्यों दिया जा रहा है। एंड ये आपको मल्टीपल टाइम्स मिल सकता है, एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट। फर्लो में क्या होता है, अगर आपको लंबे समय का सेंटेंस है, लाइक 14 साल की सज़ा है या बहुत लंबा है, उसमें दिया जाता है। एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए आपको छोड़ा जा सकता है। ये डिप्यूटी इंस्पेक्टर जो जनरल होता है प्रिजन का, वो भेजता है आपको। ये क्यों होता है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से आप इम्प्रिजनमेंट हो, तो उस इम्प्रिजनमेंट की मोनोटनी को तोड़ने के लिए किया जाता है। एंड और फरलो आपको कितनी बार मिलेगा उस पर लिमिट लगाई जाती है, ठीक है। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट, और ये जो फर्लो होती है दैट इज़ अ मैटर ऑफ राइट, जो आप एक मतलब पीरियोडिकली जो है, विदाउट एनी कोई स्पेसिफिक रीज़न ना भी हो तो भी पीरियोडिकली उनको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है, नेशनल लेवल पे कौन सी मिनिस्ट्री है जो स्केड्यूल ट्राइब से रिलेटेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कराती है, तो कौन सी होगी? ऑब्वियसली ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट इज स्टेट, इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है स्टेट को? तो स्टेट का मतलब इन उसमें देखो तो ये होता है कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स जो परमानेंटली एक डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर का कोई कंट्रोल नहीं है उन पे, और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट है। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये हल्बी हु कोई जो है ट्राइबल लैंग्वेजेस, इसमें तो बताने वाला कुछ नहीं है। चलिए भारत रत्न पे एक क्वेश्चन आया था कि जो ये है पद्म अवार्ड भारत रत्न, ये आर्टिकल 18(1) के जो टाइटल्स हैं उसके अंडर आते हैं। देखिए अगर ये आर्टिकल 18(1) के अंडर आते तो ये अभी तक अबॉलिश हो गए होते, तो दे डोंट कम अंडर आर्टिकल 18(1). पद्म अवार्ड जो थे वो इंस्टीट्यूट 1951 में थे, ठीक है, बट ये ओनली वंस नहीं, ये 2 बार आपके क्या हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं। एंड नंबर ऑफ भारत जो है, मतलब जो भी भारत रत्न दिए जाते हैं एक साल में, वो मैक्सिमम 5, देखिए नहीं वैसे तो 3 मैक्सिमम रखा हुआ कि 3 होंगे, बट अगर कोई सर्टेन ऐसा आ जाता है कि कोई ऐसे कंडीशंस बन जाती है कि 3 से ज़्यादा देना पड़ रहा है तो देते हैं, अदरवाइज 3 रखा जाता है। सो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत थी। ऐसा क्वेश्चन हो ना तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि तीनों को इनकरेक्ट लगाना। अब अटॉर्नी जनरल आ गया, उसने बोला दैट अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल ही होते हैं, सिर्फ लॉ ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं बाकी के भी आपके क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सबमिट करता है हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन। ऐसा नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया कि जो अटॉर्नी जनरल होता है इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी तो वो भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट रहे, चाहे गवर्नमेंट डिसॉल्व हो रही है कैसी भी हो रही है, तो वो तो अपना रेजिग्नेशन नहीं देंगे ना। सेम ये इसके साथ होता है, बिकॉज ही इज द लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स, तो नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट आता है आपके पास शेड्यूल एरियाज पे क्वेश्चन है, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर आप स्टेट के अंदर देखोगे तो जो भी
कि वेदर ये एरिया स्केड्यूल एरिया है या नहीं है, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ये सही है। जो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है फॉर्मिंग द स्केड्यूल एरियाज, द डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोएस्ट जो क्लस्टर होता है विलेज का वो ब्लॉक होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर जो होता है कंसर्न स्टेट का रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स। देखिए चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता जब भी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, वो होता है गवर्नर, और किसको करता है? प्रेसिडेंट को करेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला होम मिनिस्टर को, तो दोनों ही चीज़ें गलत है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ओनली 2। चलो प्रिजन पे कितने बार क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसने बोला प्रिजन्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद योर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। इन इंडिया जो प्रिजन्स हैं वो गवर्न किए जाते हैं प्रिजन एक्ट से, विच एक्सप्रेसली केप द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, कि वो किसके अंडर आते हैं? प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। सो ये जो है वो उसको क्या कर रहा है? सही रीजन दे रहा है। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए पार्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कमीशन ये आ जाता है एनसीबीसी। तो मैंने आपको एनसीबीसी कौन से आर्टिकल के अंडर बताया? 338A B, ठीक है। 338 जो के अंदर आता है NCSC आता है, और NCST आता है 338A के अंडर आता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मैंने आपको यही बताई सिर्फ, ये बाकी के बाकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। सो आंसर इज ओनली 1। ओके चलिए नेक्स्ट है आपके पास दैट वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, तो क्या होता है? देखिए अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कोई भी एरिया को एज अ कम्युनिटी रिजर्व, तो जो गवर्निंग बॉडी कौन होती है? अथॉरिटी स्टेट में कौन सी होती है? तो अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखोगे उसमें ये बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, मतलब एक इसके लिए अलग से कमेटी बनेगी जो क्या करेगा? अथॉरिटी लेगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी उसको कंजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है। फिर वो कमेटी चेयरमैन को इलेक्ट करेगी, जिसको आप वाइल्ड लाइफ वार्डन भी बोलते हो। ओके सो ये आपका गलत हो जाएगा। हंटिंग इज नॉट अलाउड, बिल्कुल सही है। क्या लोग जो है वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अलाउड है? जी नहीं। सो 2 गलत 2 सही है। सो ओनली 2 इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग, देखिए ये थोड़ा स्टेटमेंट बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट था, क्योंकि उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को एग्जेम्प्ट करता है कि वो लीगल काउंसिल नहीं दे सकते। जनरली देखो तो स्टेट्स नहीं करती हैं, बट वो प्रोहिबिशन भी नहीं करता है, ठीक है। बट इसको स्टेटमेंट को सही लिया गया है। बाकी उसने थर्ड बोला है दैट प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, जो कन्फेशन होता है वो एविडेंस की तरह यूज़ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म में बोला कि जो कन्फेशन होगा वो एक्यूज के द्वारा जो पुलिस लिया जाएगा बिफोर द पुलिस, वो एविडेंस की तरह लिया जा सकता है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। सो आंसर इज बी पार्ट। अच्छा ये आ जाता है अभी नेशनल फ्लैग पे क्वेश्चन आया है आपका। सो इसमें ये क्या बोला है इसने दैट वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज जो रहता है नेशनल फ्लैग का, क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ साइजेस होते हैं फ्लैग के लिए, तो कौन कौन से होते हैं? आई टेल यू द डायमेंशंस, कौन कौन से डायमेंशंस लिए जाते हैं। एक तो होता है 1800 mm इंटू 1200 mm, देन लिया जाता है 1350 mm इंटू 900 mm, एक और होता है 900 mm इंटू 600 mm, और होता है दैट इज 450 mm इंटू 300 mm, ठीक है। तो इसका जो रेशो होता है, देखो उसने बोला दैट रेशो कितना होता है 3:2। ऑल्दो अगर आप इसका भी रेशो देखोगे 2 2 4 2 3 6 ही आ रहा, दैट इज 3:2 ही रेशो आ रहा है, बट ये गलत है, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो ये वाली है। सो इसका जो आंसर है कि सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। सो ये आ जाएगा डी पार्ट। 1935 के एक्ट की बात की है उसने। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, उसने बोला था ऑल इंडिया फेडरेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये भी होना चाहिए, प्रिंसली स्टेट्स होंगी, ये सही है। उसने बोला जो डिफेंस एंड फॉरेन है वो किसके अंडर में आएगा? फेडरल। देखिए ये हो ही नहीं सकता, अभी तक नहीं मिला है। फेडरल को मिल सकता है क्या? उस टाइम पे कहाँ पे मिलेगा? तो ये गवर्नर जनरल के अंदर था। आंसर इज बी पार्ट, सॉरी ए पार्ट, सॉरी ये गलत है ना।
ओके, ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट पे क्वेश्चन है। यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव किया है नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, चलो ठीक है। उसने बोला इंटेंट टू अचीव 2040 तक। क्या आप बताओ कि 2040 तक सच्ची में हम कर सकते हैं क्या? मतलब जहाँ यूरोपियन यूनियन है पूरा का पूरा, कार्बन न्यूट्रल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो इस वजह से इसका आंसर था 2050 था वो, ठीक है, 2050। ओके, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा इनकरेक्ट है, तो ये ईजी आ जाएगा, सी पार्ट। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वॉज इस्टेब्लिश बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट, ये सही है। उसने बोला बट सब्सिक्वेंट टू दिस अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट हुआ था इन 2002, तो काउंसिल में कितने मेंबर्स होते थे? कौन कौन से मेंबर्स थे? देखिए, गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, तो कितनी स्टेट्स हैं इसमें? 8 स्टेट्स हैं, मीन 7 सिस्टर प्लस सिक्किम आता है इसमें। चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, बिल्कुल सही है। 3 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट एंड होम मिनिस्टर। देखिए, होम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, बट ही इज नॉट कंसीडर्ड एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। सो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटी, तो जो म्यूनसिपैलिटीज की पावर है क्या वो 9A आर्टिकल में बिल्कुल सही है। 9B में क्या है? कोऑपरेटिव्स के बारे में है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस, क्या ये पार्ट 18 में है? बिल्कुल सही है। एंड पार्ट 20 में क्या है आपके? अमेंडमेंट से रिलेटेड। ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंटरस्टेट ट्रेड है और जो कॉमर्स है वो क्या स्टेट लिस्ट में आता है? इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट लिस्ट, इंटरस्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन, एंड कॉर्पोरेशन टैक्स जो आता है, मैं जब आपको करा रही थी ना वो सब्जेक्ट्स पे करा रही थी, मैंने आपको ये बोला था कि ये जो इंटरस्टेट ट्रेड होता है ये क्या है? यूनियन है। क्यों? क्योंकि 1 या 2 स्टेट के बीच में हो रहा है ना ये ट्रेड। एंड कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो भी आपका यूनियन में आएगा, ठीक है। और जो क्वारंटीन किया जाता है वो भी आपका यूनियन के अंडर आता है। बट ये जो इंटरस्टेट माइग्रेशन हो रहा है, जो भी इधर से इधर माइग्रेट कर रहे होते हैं, वो किसका सब्जेक्ट आता है? वो स्टेट लिस्ट देख रहे हैं, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में माइग्रेट होके जा रहे हो तो वो स्टेट ही देखेगा। चलिए, नेक्स्ट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम। प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। This will be in force for 15 years after becoming an act, and there are provision for reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. देखिए, ये है आपका विमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है। विमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है। ये ऐड किया गया है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ऐसा बोला जा रहा है कि इसको फोर्स में कब लाया जाएगा? 2029 में, मीन्स 19th लोकसभा, बिकॉज दिस इज 18th लोकसभा, सो विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा, नहीं आएगा। सो आंसर तो आ गया आपके पास पहले ही। और ये 15 साल तक, जिस दिन वो ये एक्ट बनेगा 15 साल तक ये फोर्स में रहेगा। और देयर आर द प्रोविजंस, मतलब 1/3 रिजर्वेशन किसको दी जा रही है? वुमेन को दी जा रही है, ठीक है। So with this we have completed all the PYQs related to polity of CSE of last 12 years, ठीक है।